साहित्य निधि में आज सुनिए हिंदी की विशिष्ट कथाकार उषा प्रियंवदा जी की लिखी हुई कहानी सुरंग। बेबी आंगन में ऐसे बैठी रहती है जैसे कोई वृक्ष उगाया हो, मौन, निस्पंद, आत्मरता। इधर उधर का शोर लहरों की तरह घटता बढ़ता रहता है और शायद बहुत बार ऊपर से उसे बिना छुए निकल जाता है। बाईं बाह को सर के नीचे तकिया सा लगाए अरुणा चारपाई पर लेटी है। गहरी नीली साड़ी के चुन्नटे पैरों पर होती हुई नीचे लटक आई हैं। अरुणा की आंखें एक जगह स्थिर नहीं रह पाती। ऊपर आकाश है, धूमिल सा नीला, फिर मटमैली और बहुत पुरानी उपेक्षित सी दिखती पर्वत श्रृंखलाएं। दृष्टि और नीचे आकर आंगन की दीवार पर रुक जाती है, ईंटों की दीवार, जिस पर न जाने कब से माँ ने पुताई नहीं करवाई है। फिर टपकता नल, लाल किनारे की धज्जी जिस पर लिपटी हुई है। बेबी, एक प्याला चाय तो बनाना। अरुणा ने देखा कि माँ जी की इस आवाज़ पर बेबी बेतरह चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट की एक रेखा आकर मिट गई और फिर बड़ी विनीत सी वो रसोई में चली गई। माँ गंगा स्नान के बाद लौटी हैं। 3 घंटे के भजन कीर्तन के बाद भी उनके चेहरे से खींच की रेखाएं नहीं जाती। अरुणा उनके चेहरे पर एक दृष्टि डालकर फिर नीचे देखने लगती है। माँ तार पर भीगे कपड़े फैलाने लगी हैं। बेबी चाय का प्याला लेकर रसोई से निकली, झुककर उसे तिपाई पर रख दिया और बिना कुछ कहे वापस जाकर अपनी जगह बैठ गई। बेबी अब तक घर के अंदर फ्रॉक पहनती है, देखने में दुबली पतली है, इसलिए फ्रॉक अभी आंखों में खटकती नहीं। शायद बेबी अभी भी अपने बचपन से लगे रहना चाहती है, पर बेबी बच्चा नहीं। अरुणा को उसकी आयु ठीक ठीक याद है। जब बीच वाला भाई मरा था तो बेबी 8 साल की थी और भाई को मरे पूरे 9 साल बीत गए हैं। माँ का पूजा पाठ तभी से शुरू हुआ था, जो कि अब इतना बढ़ गया है कि वो प्रायः सारा दिन घर से बाहर ही रहने लगी हैं। अरुणा को अब वो बुरा नहीं लगता। बेबी को कैसा लगता है ये वो जानती नहीं। वो बहुत वर्षों बाद लौट कर आई है और अभी तक उसने एक बार भी खुलकर बेबी से बात नहीं की। मकान पैतृक है, रहना छोटे शहर का। पिता के मरने से बाहर का जो कमरा खाली हुआ उसमें कभी कभी कोई किराएदार आ जाता है। आजकल कोई नहीं है। बेबी अभी तक पढ़ती थी, पिछले वर्ष सप्लीमेंट्री में आई थी, इसलिए यह वर्ष खाली ही जा रहा है। घर में आना जाना कम है, बल्कि बेबी की कोई सखी सहेली भी नहीं है। इस बात पर अरुणा को थोड़ा आश्चर्य हुआ था, पर अधिक नहीं। स्वयं अरुणा के परिचित उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। चाय पीकर माँ रसोई में चली गई और शायद भोजन की तैयारी करने लगी। बेबी, जरा ये आलू छील देना। फिर बेबी उठी, थोड़ी सी अनिच्छा से। लाओ, मैं छील दूँ, अरुणा ने कहा। नहीं, मैं ही छील दूंगी, बेबी कहती हुई नल की ओर बढ़ गई। आधा दिन हो गया है, उन दोनों के बीच ये पहला वार्तालाप हुआ है। फिर भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है। बल्कि अरुणा ने लौटते समय सोचा था कि शायद माँ और बेबी खुश ही हों कि इतने दिन जगह जगह भटकने के बाद अरुणा अपने शहर में ही लौट रही है। अब तक उसकी नियुक्ति बाहर के शहरों में ही रही थी। बीमारी, दुख, किसी में घर से कोई नहीं आ पाया था। माँ का पूजा पाठ था, बेबी का बचपन। हारी हुई अरुणा ही लौट आई। उसने सोचा था कि घर से ही प्राइवेट एमए कर लेगी, पर आए हुए उसे कई सप्ताह हो गए और उसने अभी तक किताबें भी नहीं खरीदी। जैसे बेबी आंगन में बैठी रहती है, अरुणा अपने कमरे की दहलीज के पास चारपाई पर। बेबी के उस मन में क्या क्या विचार दौड़ते हैं, या वो गहरी काई से ढके बंधे जल सी निरुद्विग्न है, ये अरुणा नहीं जानती। वो ये जानती है कि जिन स्थितियों, विचारों और डरों ने उसे अब तक रसा है, उन पर वो सायास रोक लगाना चाहती है। अगर पहाड़ी नदियों पर बांध बांधे जा सकते हैं तो अरुणा भी अब तक की निरुद्देश्य जी हुई जिंदगी को नया मोड़ दे सकती है। अभी तो वो उन विचारों को फ्रीज करने की प्रक्रिया में है कि कुछ न सोचो, पीछे मुड़कर न देखो। आलूओं के छिलके बेबी हाथ झटकते हुए नीचे गिराती जा रही है। कैसी लापरवाह है, अब कल तक आंगन में छिलके पड़े रहेंगे। बेबी, अरुणा ने कहा। बिना कुछ कहे बेबी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा विस्मित भाव था कि अरुणा भी यहाँ है, ऐसा उसने पहली बार जाना हो। कूड़ा हो रहा है और अपनी सूरत तो देखो कैसी बना रखी है। धूप में बैठकर रंग कैसा होता जा रहा है। अरुणा नहीं जानती कि वो ये सब क्यों कह रही है। बेबी मुस्कुराती है, एक बड़ी गूढ़ सी मुस्कान, और छिलके नीचे गिरते रहते हैं।
बेबी से कहने से कोई फ़ायदा नहीं, होपलेस केस है। अरुणा करवट बदल लेती है। रोज़ शाम को अरुणा टहलने जाती है, स्टेशन तक। दूर नहीं जाना पड़ता। घर से निकलकर कुछ लाइनें पार कर स्टेशन आ जाता है। शाम के समय वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, क्योंकि देहरादून से आने जाने वाली सभी गाड़ियाँ जल्दी जल्दी इसी समय आती हैं। उनके जाने के बाद ही अरुणा घर से निकलती है। अरुणा को ट्रेनें बचपन से अच्छी लगती हैं। पश्चिमी आकाश के हल्के गुलाबी आलोक में सिग्नलों की कतार खड़ी है और बहुत दूर स्लेटी धुएं के एक छोटे से पेंच ने सूर्य को ढक दिया है। अरुणा एक खाली पड़ी पटरी पर बैठ गई। रेल की पटरियों के आसपास बैठने से पिता हमेशा नाराज होते थे, और जब से भाई मरा तब से तो विशेष तौर पर आज तो कोई नहीं है उसे मना करने को, और वो खुले आकाश के नीचे जहाँ भी चाहे बैठ सकती है। कुछ दूर पर उसे कोई आकृति आती दिखाई दी। पास आने पर पहचानती है, बेबी है। बेबी अरुणा के पास आकर पटरी पर बैठ गई। वो काली सलवार पर पीले रंग की कमीज पहने हुए थी, आंखों में एकदम खूब जाने वाले रंग, चेहरा चमकता हुआ पर आंखें उदास हमेशा की तरह। जीजी, बहुत आश्चर्य भरा बेबी का स्वर है। जीजी, तुम्हारी कलाई पर ये लंबा सा निशान कैसा है? जब से आई है तब से अरुणा ने हमेशा पूरी बाहों का ब्लाउज पहना है। स्लीव्स कलाइयों तक आती हुई तंग हो जाती हैं और उन्हें बटनों से बंद करना पड़ता है। कभी कभी अरुणा अनमनी हो स्लीव्स को ऊपर खिसकाकर कोहनी तक कर लेती है। चोट लग गई थी, अरुणा ने मंद स्वर में कहा। और इस हाथ में भी? दोनों में? हाँ। कैसे? वो सब अरुणा बेबी को नहीं बता सकती। उसने स्लीव्स खिसकाकर बाहें पूरी पूरी ढक लीं। कुछ और कहने के प्रति अनिच्छा शायद बेबी ने भांप ली होगी, क्योंकि उसने कुछ और नहीं पूछा। नीचे से कंकड़ उठा उठा कर दूर फेंकने लगी। पहले नंबर के प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन ने सीटी दी। अरुणा प्रकाश के उन अनगिनत चौखटों को देखती रही। बेबी ने दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए हैं। वो भी देहरादून की ओर जाती हुई ट्रेन को देख रही है। ट्रेन के जाने के बाद बहुत थोड़ी देर के लिए सन्नाटा लौट आया। पश्चिमी आकाश में केवल फीका सा ही उजाला शेष रहा। ट्रेन शायद पहली सुरंग पर खड़ी है। उसकी तेज सीटी की आवाज़ से अरुणा और बेबी दोनों ही उस ओर देखने लगी। देहरादून जाने पर हमेशा ये दोनों सुरंगें पार करनी पड़ती हैं, और हर ट्रेन थोड़ी सी देर को पहली सुरंग पर खड़ी होती है। शुरू शुरू में जब परिवार यहाँ आया था तो बेबी छोटी थी, और ट्रेन जब सुरंगों में घुसी तो भयावह अंधेरे से डरकर उसने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। और भाई की मृत्यु वाली उस दुर्घटना के बाद कई महीनों तक शाम की ये ट्रेन सीटी देती तो माँ घर के अंदर ही सुबकने लगती। फिर उन्हें उनके भगवान मिल गए। जीजी, बेबी के कंठ में आकुलता है, एक अनजाना आवेग। अरुणा की दृष्टि घूमकर उसकी ओर आती है, ठंडी निरुद्विग्न। जीजी, मैं। होंठ काटती हुई बेबी चुप हो आई। हाँ बेबी? कुछ नहीं। जो भी एक आकस्मिक उद्गार के रूप में निकलने वाला था, बेबी ने रोक लिया है, और उसके चेहरे पर वही सदा का सा सूनापन आ गया है। अरुणा आग्रह नहीं करेगी। बेबी ने कुछ कहना चाहा था पर कहा नहीं। जो सहज रूप से बताया नहीं जाएगा, उसके जानने का आग्रह जिज्ञासा अरुणा में नहीं है। अरुणा याद करती है कि पिछले वर्षों में कभी भी बेबी और माँ के साथ बैठकर सुख दुख की बातें नहीं हुई हैं। अकेले बेटे की मौत की ट्रेजेडी ने माँ को रस लिया है। अरुणा के अपने अलग दुख हैं, जिनसे निष्कृति पाने की चेष्टा में उसकी दोनों कलाइयों पर परमानेंट दाग रह गए हैं, और फैशन ना होने पर भी उसे पूरी बाहों के ब्लाउज पहनने पड़ते हैं। बेबी भोली है, वो समझती नहीं। मैं घर जा रही हूँ, अरुणा ने उठते हुए कहा। बिना कुछ कहे बेबी भी उठकर खड़ी हो गई। पटरियाँ पार करने के बाद बाएं हाथ को घूमना पड़ता है, तब घर की ओर जाने वाली सड़क आती है। कुछ दूर चर्र चूं करता हुआ रहट चल रहा है। शायद काछी लोग खेत में पानी दे रहे हैं। घर के पीछे ग्वालों के यहाँ गाय रंभा रही हैं। पड़ोसी घर में बच्चे मास्टरों से पढ़ रहे हैं। अपना घर एकदम अंधेरा पड़ा है। बेबी, एक प्याला चाय तो पिलाना, अरुणा ने कहा, और अपनी चारपाई को अंदर कमरे में खींच ले गई। कोने में रखा बिस्तर उस पर जैसे तैसे डाल लेट गई और चाय आने की प्रतीक्षा करने लगी। रसोई से स्टोव जलने की आवाज़ आ रही है। अरुणा छत की ओर ताक रही है। कमरे में हल्का सा बल्ब जल रहा है। बाहर का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। शायद माँ होंगी, हर की पैड़ी की आरती से आ रही होंगी। बेबी, एक प्याला चाय तो पिलाना, कहती हुई वे अंदर आ गई हैं। अरे, बाहर से अंदर तक अंधेरा क्यों कर रखा है?
रसोई से केवल स्टोव जलने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है कि माँ दीवारों से बात कर रही हैं, उन्हें उत्तर की प्रत्याशा नहीं। और ये बेबी भी अजीब है, प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देती। कुछ देर में माँ की कोठरी में पूजा की घंटी बजने लगती है। वे आरती कर रही हैं और मंद स्वर में कुछ गा रही हैं। माँ का कंठ अभी भी सुरीला है। क्या सचमुच इतने सारे पूजा पाठ से माँ के मन को शांति मिलती है? अगर अरुणा ये पूछे तो वो कितनी चकित होंगी। पर वे माँ न होकर अजनबी हो गई हैं। अरुणा को याद नहीं कि 9 वर्षों में उन्होंने कभी अरुणा के सर पर हाथ फेरा है या पास आकर बैठी हैं। बेबी जब कभी रोकर उनसे चिपट जाती थी तो वे उसे सिर्फ निर्मम हाथों से अलग कर देती थी। अरुणा की माँ से शिकायत नहीं, अब वो उनसे गहन संवेदना रखती है। बेटे की मौत से माँ ऐसी क्यों हो गई है, अब अरुणा खूब समझती है। वो स्वयं भी तो जड़ होती जा रही है, तभी तो चाह कर भी बेबी को नहीं उबार पाती, बेबी को कोई सहारा नहीं दे पाती। जो स्वयं ही नेत्रहीन है वो दूसरों का पथ प्रदर्शक कैसे बने। रात को अरुणा की नींद टूट गई। कोई रो रहा है, बुरी तरह सिसक सिसक कर। वो मोटी शॉल उठाकर कंधों पर डालकर बाहर आई। बेबी, उसने पुकारा। हाँ, आवाज़ बेबी के कमरे से ही आ रही है। बाहर बरामदे और आंगन में घुप अंधेरा है और ठंडी हवा से अरुणा के पूरे शरीर में रोए खड़े हो गए। बेबी, दरवाज़ा खोलो। क्या बात है बेबी? अरुणा का स्वर उद्विग्न हो आया है। सिसकियाँ मंद हो जाती हैं। चारपाई चर्र से बोलती है। बेबी, अरुणा ने जोर से पुकारा। माँ की कोठरियों से उनके खर्राटों की आवाज़ एकाएक बंद हो गई। कौन है? उन्नीली आवाज़ में पूछा गया। कुछ पल रुककर अरुणा ने कहा, मैं हूँ। अच्छा। बेबी दरवाज़ा नहीं खोलेगी, शायद उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर माँ की कोठरी में बत्ती जली। क्या बात है? ऐसा लगा कि जैसे बेबी रो रही है, कहीं कोई तकलीफ ना हो। इस लड़की ने दुखी कर दिया है, क्या करे कोई। माँ बाहर निकली, फिर लौट गईं। माँ की कोठरी का दरवाज़ा बंद हो जाने और बत्ती बुझ जाने के बाद भी अरुणा बेबी के दरवाजे पर झुकी खड़ी रही, स्तंभित सी। माँ ने बाहर आकर एक बार भी नहीं पूछा कि बेबी क्या बात है। क्या माँ सचमुच बेटियों के सुख दुख से इतनी दूर हट गई है? बेबी के कमरे के अंदर अपूर्णता मौन है। कुछ देर में अरुणा चप्पल घसीटती हुई वापस आई और अपने बिस्तर में लेट गई। दरवाज़ा खुला रह जाने के कारण बिस्तर बर्फ सा हो गया है। स्टेशन से शायद कोई मालगाड़ी गुजर रही है। अरुणा ने रजाई खींचकर मुंह तक ढांप लिया। वो कांप रही है, ठंड से नहीं बल्कि इसलिए कि उसके चारों ओर जो घट रहा है उस पर उसका रंच मात्र भी कंट्रोल नहीं है। बेबी अकेली है और उसे अंदर कोई बड़ा भारी दुख साल रहा है, जो कि रात के बीच इतने विवश, हृदय विदारक और अनियंत्रित रूप से फूट पड़ा है। वो उस दुख को नहीं बांट सकती क्योंकि बेबी अपने को अकेला समझती है। अरुणा इस दिन दिन एकत्र होते दुख का अंदाज़ा लगा सकती है। वो स्वयं जानती है कि वर्षों तक धीरे धीरे बढ़ते हुए एक ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि ये भार और नहीं ढोया जा सकता। ऐसा ही एक असह्य क्षण अभी कुछ ही पहले उसके जीवन में भी आया था। अरुणा ठंडे बिस्तर में लेटी उस क्षण को फिर जी रही है। रांची की एक शाम, घर अकेला है, बाकी सह अध्यापिकाएँ पिकनिक पर गई हैं और रात गए लौटेंगी। अरुणा एक झटके से उठी है। उसके मन में कोई घबराहट या उत्तेजना नहीं है। स्नान गृह से जाकर उसने बेसिन में लगा नल पूरा खोल दिया है। गुनगुने पानी की धारा के नीचे दोनों हाथ डाल दिए हैं। फिर उसने दाहिना हाथ बढ़ाकर एक नया रेज़र उठाया है और बाईं कलाई पर घिसना प्रारंभ कर दिया है, ठीक वहीं जहां नब्ज देखने के लिए डॉक्टर हाथ पकड़ते हैं। पीड़ा थोड़ी देर की है, अरुणा कहती है, पर रक्त बिंदुओं को पानी में गिरता देख रही है। फिर उस घायल हाथ में रेज़र पकड़कर दाहिनी कलाई। उसकी उंगलियां शिथिल होती जा रही हैं, चेष्टा कर रही है। फिर एकदम आंखों के आगे अंधकार, पैरों के अशक्त होने के पीछे गिरते हुए अरुणा के मन में एक बड़ा सा संतोष भाव है। अंत, एक त्रास भरे खोखले जीवन का अंत। पर अंत हो नहीं सका। उसे नौकरी छोड़कर आना पड़ा और अब उन दागों को ढकना पड़ता है क्योंकि अभी तो वे बिल्कुल हरे हैं। सुबह स्टेशन पर देहरादून से जाने वाली गाड़ियों की सीटियाँ, बाहर खटपट। जीजी चाय। बेबी चारपाई के पास खड़ी है। अरुणा ने हाथ बढ़ाकर चाय का प्याला पकड़ लिया। बेबी लौटने लगी। वो फ्रॉक पहने हैं और ठंड में सिमटते हुए दोनों बाहें उसने आगे सीने पर बांध रखी हैं। बेबी, यहाँ आना। बेबी ठिठक गई। आओ यहाँ बैठो, अरुणा ने साग्रह कहा।
बेबी पलंग की पाटी पर बैठ गई। क्यों रो रही थी? बेबी के मुख पर सलज्ज मुस्कान आ गई। ऐसे ही। ऐसे ही कैसे? कभी कभी रात में बड़ा डर लगता है। कैसा डर? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। बेबी की सलज उंगलियां अरुणा की दाहिनी कलाई को छूती हैं। तुमने एक बार कोशिश की थी ना, तुम फिर कभी? अरुणा देर तक चुप रहती है। इतना सब कहकर बेबी लजा जाती है और उसने मुंह दूसरी ओर कर लिया। आंगन में धूप काफ़ी चढ़ाई है। बाहर का दरवाज़ा खुला और हाथ में गीले कपड़े लिए माँ गंगा स्नान के बाद अंदर आईं। बेबी जरा, जैसे उन्हें कुछ ऐसा अप्रत्याशित सा दिखा है कि वो वाक्य बीच में छोड़कर चुप हो गईं। अरुणा चारपाई पर बैठी है और बेबी उसके लंबे लंबे बाल सुलझा रही है। माँ तार पर कपड़े डाल रसोई में चली जाती हैं, फिर चाय का प्याला लेकर बाहर आती हैं। वे मोड़ा खींचकर पास बैठ जाती हैं। आज बड़ा लाड़ हो रहा है जीजी का। बेबी मुझे शाम को सिनेमा भी ले जा रही है। अरुणा धीरे से हंसती है। अरुणा को खुली बाहों पर धूप अच्छी लग रही है। वो आंखें मूंद लेती है। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी सुरंग।